अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो सॉफ्टवेयर क्वालिटी इंजीनियरिंग को ही अभी तक डिस्कस करते हुए आ रहे हैं। तो इसका वही जो हम प्रीवियस वीडियोस में अभी तक हमने इसके टू वीडियोस में एक कॉन्सेप्ट देखा है डिफेक्ट प्रिवेंशन का। पार्ट 1 और पार्ट 2 के नेम से वो अपलोडेड है। सो मैं यही चाहूंगी कि आप लोग पहले पार्ट 1 डिफेक्ट प्रिवेंशन का देख लें, देन पार्ट 2 देखें एंड देन दिस पार्ट 3 पे हैं, ताकि बेसिक कंसेप्ट पहले क्लियर हो और फिर जिसका नेक्स्ट लेवल कंसेप्ट है वो आप लोगों को क्लियर हो, तो उसके बाद आप लोग इस वीडियो के ऊपर आए। इस वीडियो का मकसद ये था कि हम इसके अंदर सबसे पहले हम डिफेक्ट प्रिवेंशन के कुछ ऐसे मेथड्स और टेक्निक्स देखें कि जिनके थ्रू हम डिफेक्ट्स को प्रिवेंट कर सकें। प्रीवियस वीडियो में हमने डिफेक्ट प्रिवेंशन की कुछ एक्टिविटीज़ देखी थी कि हम ऐसी कुछ एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर दें कि जो वजह है उसके अकॉर्डिंग, उस वजह के अकॉर्डिंग हम कुछ ऐसी एक्टिविटी लगा दें कि हम डिफेक्ट प्रिवेंट कर सकें, ठीक, डिफेक्ट रोक सकें या पॉट इंजेक्शन होने से बचा सकें। सही। तो आज की वीडियो में हम कुछ मेथड्स और कुछ टेक्निक्स देखेंगे। एक्टिविटी, मेथड और टेक्निक्स में डिफरेंट होता है। एक्टिविटीज होते हैं कि कुछ हमने चीजें परफॉर्म करनी है, मेथड्स होंगे जो हम अप्लाई करेंगे, टेक्निक्स होंगी जो अप्लाई होंगी। ठीक है। एक्टिविटी में यही होता है कि हम कुछ अप्लाई करें, लेकिन वो एक्टिविटी डिफरेंट थी, मेथड्स भी डिफरेंट है और टेक्निक्स भी डिफरेंट है। आज का जो लेक्चर हम प्रॉपरली स्टार्ट करते हैं। तो डिफेक्ट प्रिवेंशन, मेथड्स एंड टेक्निक। डिफेक्ट प्रिवेंशन की जो टेक्निक एक्टिविटीज हैं वो बेसिकली यही है: सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट एनालिसिस, रिव्यू एंड इंस्पेक्शन, डिफेक्ट लॉगिंग एंड डॉक्यूमेंटेशन, रूट कॉज एनालिसिस। ये चारों चीजें क्या है, ये आप लोगों ने इसमें बिल्कुल परेशान नहीं होना, मैं आप लोगों को एक एक करके ये समझाऊंगी इंशाल्लाह। तो अभी मैं समझाने से पहले ये रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग अपने नोट्स जो अगर आप लोग बना रहे हैं साथ रखे हुए हैं तो उसको बनाते रहें, तो ताकि आप लोगों का कोई जो कंसेप्ट है वो मिक्स ना हो। डिफेक्ट प्रिवेंशन की पहली एक्टिविटी देखते हैं, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट एनालिसिस। जो हमारा डिफेक्ट, मैं आप लोगों को अभी तक जब तक हम सॉफ्टवेयर क्वालिटी इंजीनियरिंग की बात कर रही हूँ, मैं आप लोगों को ये कह रही हूँ कि जो हमारे डिफेक्ट्स हैं या एरर्स या प्रॉब्लम्स जो आते हैं हमारे सॉफ्टवेयर के अंदर, वो ऐसा नहीं होता कि वो हमारे सिर्फ कोड के अंदर आए, वो ऐसा नहीं होता कि वो हमारे सिर्फ रिक्वायरमेंट के अंदर हो, वो ऐसा नहीं होता कि हमारे डिजाइन के अंदर हो। वो ऐसा होता है कि हमारे पूरे SDLC फेज, पूरा SDLC हमारा इन्वॉल्व होता है, और पूरे SDLC के अंदर हमारे कहीं भी हमारे डिफेक्ट या प्रॉब्लम आ सकते हैं या कहीं भी हमारे एरर्स आ सकते हैं। सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट्स या डिजाइन भी एरर्स आने की वजह बन सकती हैं, डिफेक्ट्स आने की वजह बन सकते हैं। ठीक, यानी कि आप कोई सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, कोई सिस्टम बना रहे हैं, उसके अंदर आपने रिक्वायरमेंट्स गैदर की हैं और वो उसके अंदर एरर्स हैं या डिफेक्ट्स हैं, ठीक है, और आप उसमें मेथड्स और टेक्निक्स नहीं लगा रहे, एक्टिविटीज नहीं लगा रहे, तो वो भी आपके एक एरर आने की या डिफेक्ट आने की वजह बन सकते हैं। अब सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट और SDLC पूरा लाइफ साइकिल जो है, वो एक पूरे सॉफ्टवेयर को बनाने में, एक सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट कैसे तैयार होता है, एक पूरा सॉफ्टवेयर हमारा कैसे बनता है, वो पूरा SDLC फेज से गुजरता है। पूरे SDLC फेज अप्लाई होने के बाद हमारा सॉफ्टवेयर बनता है। ठीक है। तो अब उसके अंदर जो है सबसे पहले हमारा पार्ट जो होता है वो रिक्वायरमेंट का होता है। ठीक है। रिक्वायरमेंट्स के अंदर हम क्या होता है, रिक्वायरमेंट्स के अंदर अपने फीचर्स जो आइडेंटिफाई करते हैं, फीचर्स हम लिख देते हैं, फंक्शनैलिटीज जो हमने परफॉर्म करनी है, अगर फर्दर जो हमारे प्रोजेक्ट के अंदर होंगी, फंक्शनैलिटीज को डिफाइन कर देते हैं एक डॉक्यूमेंटेशन फॉर्म के अंदर। ठीक है। और जो हमारी जो चीज़ें रिक्वायरमेंट, जो हमारी रिक्वायरमेंट्स हम लिखते हैं जो यूजर के पॉइंट ऑफ व्यू से होती हैं, वो हम सारी डिक्लेयर कर देते हैं अपनी रिक्वायरमेंट्स के अंदर। यूजर को जो जो चीज़ रिक्वायर्ड है हम वो सारी रिक्वायरमेंट्स के अंदर लिख देते हैं। इस बात से तो आप लोग भी वाकिफ हो गए, क्योंकि आप लोग भी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हो, या अगर आप लोग अभी स्टार्ट है, इनिशियली है, तो आप लोगों को इस बात से आइडिया होगा कि SDLC क्या है और SDLC के अंदर रिक्वायरमेंट फेस क्या होता है। तो अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं उनको, या हमारा डिज़ाइन है उसको हम सबसे पहले अच्छे तरीके से एनालाइज कर सकें। ठीक है। एनालिसिस क्या होता है कि उसको हम डीपली जाके उसके अंदर हम गौर फिक्र कर सकें। ठीक है। उसको एनालाइज कर सकें और एवेल्युएट करें, यानी कि टेस्ट करें। ठीक है। रिक्वायरमेंट्स को अपनी, ठीक है, जो हमने रिक्वायरमेंट्स लिखी हैं, ऐसा नहीं कि लिखी उसके बाद डायरेक्ट उसको छलांग मार दी डिज़ाइन के ऊपर, नो, पहले रिक्वायरमेंट्स लिखी हैं उनको एनालाइज करो। ठीक है। जो रिक्वायरमेंट्स गैदर की हैं उसमें नेसेसरी रिक्वायरमेंट्स है उनको साइड रखो, अननेसेसरी रिक्वायरमेंट्स को साइड पे रखो, उसके बाद उसका वैल्यूएट करो, टेस्टिंग करो। ठीक है। रिक्वायरमेंट्स को, ठीक है, एक 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 अप्रोप्रिएट मैनर के अंदर। ठीक है। ऐसा नहीं कि अंधाधुंध वैल्यूएशन स्टार्ट कर दिया, अंधाधुंध एनालिसिस स्टार्ट कर दी, नो, एक प्रॉपर तरीके से आप लोगों ने टेस्टिंग करनी है, उसके एनालिसिस करनी है। तो डिफेक्ट आने की जो सबसे सबसे बड़ी वजह होती है, और जो जो वजह हो सकती है जिसके अंदर आ सकते हैं, वो रिक्वायरमेंट्स डिजाइन है। ठीक है। आप लोगों ने इस बात पे फोकस रखना है कि रिक्वायरमेंट्स डिजाइन, कोडिंग, हमारे कहीं पे भी डिफेक्ट्स या एरर्स आ सकते हैं। तो रिक्वायरमेंट्स और डिज़ाइन को, अपनी रिक्वायरमेंट्स जब लिखें तो गौर फिक्र से लिखें, डिज़ाइन जब बनाएं गौर फिक्र से बनाएं, डिज़ाइन को भी एनालाइज करें, एवेल्युएट करें, रिक्वायरमेंट को भी एनालाइज करें, एवेल्युएट करें। ठीक है। तो
अब डिफेक्ट प्रिवेंशन एक्टिविटीज क्या थी कि हमारे सबसे पहले सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट एनालिसिस थी कि हमने सॉफ्टवेयर की जो रिक्वायरमेंट्स है वो बेहतर से बेहतर करनी है, इसकी एनालिसिस सबसे बेहतर करनी है। डिफेक्ट को रोकने की जो पहली एक्टिविटी थी वो यही थी कि एनालिसिस हम अच्छी से अच्छी करें अपनी रिक्वायरमेंट की, सही, या डिजाइन की। ठीक, आई होप सो, यहाँ पे हमको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट चलते हैं। ओके, तो अब हम बात कर लेते हैं रिव्यू एंड इंस्पेक्शन की। सेकंड टेक्निक हम लोग के पास क्या है, रिव्यू एंड इंस्पेक्शन। मतलब कि हम डिफेक्ट्स को रोक सकते हैं, कॉजेस को रोक सकते हैं। एक्टिविटी क्या, कौन सी एक्टिविटी, रिव्यू एंड इंस्पेक्शन की एक्टिविटी लगा के। अब ये बेसिकली क्या होती है ये मैं आप लोगों को समझाऊंगी। आप लोगों ने थ्योरी पे बिल्कुल भी नहीं जाना, इंशाल्लाह बहुत आसान वर्ड्स में समझाऊंगी। तो जो रिव्यू एंड इंस्पेक्शन है ना वो हमारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंटीग्रल पार्ट है हमारे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में। जब हमारा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट फेज के अंदर होता है ना, जब हमारा सॉफ्टवेयर डेवलप हो रहा होता है, तो उसके लिए रिव्यू और इंस्पेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक्स है, एक्टिविटीज हैं। ठीक, ये दोनों आप लोगों को करना मस्ट है, सही। अब रिव्यू क्या होता है, रिव्यू यही होता है ना कि आप पहले अपने जो आप लोगों ने रिक्वायरमेंट्स लिखी है ना, जो आप लोगों ने रिक्वायरमेंट्स लिखी है या आपने डिजाइन किया, आप उसको रिव्यू करो, खुद करो बाय सेल्फ, सही। रिव्यू क्या, उस चीज को ध्यान से देखना, उसको इसको उसको किसी किसी प्रॉपर स्टैंडर्ड के थ्रू या किसी मेथड के साथ उसको मैप करने की कोशिश करना, ठीक है। रिव्यू यही चीज होती है ना, किसी चीज को रीचेक करना। रिव्यू मतलब देखना दोबारा से कि आप लोगों ने रिक्वायरमेंट्स में कोई गलती तो नहीं कर दी, आप लोगों ने डिजाइन में कोई गलती तो नहीं कर दी। रिव्यू ये चीज होती है। इंस्पेक्शन क्या चीज होती है, इंस्पेक्शन ये चीज होती है कि आप लोग अगर आप लोग रिक्वायरमेंट्स पे इंस्पेक्शन कर रहे हो तो आप लोग रिक्वायरमेंट्स के कुछ क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, रिक्वायरमेंट्स की कुछ क्वेश्चनरी होती है, आप लोग उसके उसके बेसिस पे आप इंस्पेक्शन यानी कि टेस्ट करते हो। इंस्पेक्शन क्या है, बेसिकली टेस्टिंग है ये। उसके बाद आप लोग उसके अकॉर्डिंग यस नो करते हो। अगर हमारी रिक्वायरमेंट्स में ये चीज है तो फिर यस, अगर नहीं है तो नो, और अगर है तो फिर वो क्या रीजन है, नहीं है तो क्या रीजन है, ठीक है। और अगर बिल्कुल भी नहीं अवेलेबल तो नॉट अवेलेबल। इस तरीके से इंस्पेक्शन का पूरा कॉलम बनता है टेस्टिंग का। तो आप लोग क्या करते हो अपनी रिक्वायरमेंट्स पे, अपनी डिजाइन को और अपनी टेस्टिंग को, अपने रिक्वायरमेंट्स के क्वेश्चन, कुछ थोड़े बहुत क्वेश्चंस होते हैं उन पे मैप करते हो। यस नो क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग आप लोग लिखते हो, ठीक है, उसका आंसर लिखते हो, एक्सपेक्टेड आउटपुट रिजल्ट लिखते हो। उसके बाद कॉज बता देते हो कि क्या वजह है, ठीक है, यानी कि रिजल्ट। तो जो रिव्यू इंस्पेक्शन है बहुत इंपॉर्टेंट है। रिव्यू यही कि आप पहले सेल्फ रिव्यू करो, पहले खुद चेक करो अपने अपनी चीज को, अपनी रिक्वायरमेंट को पहले खुद अच्छे से एनालाइज करो, दोबारा रिव्यू करो, अपनी डिजाइन को रिव्यू करो। उसके बाद आप उसको पीयर रिव्यू भी करवा सकते हो अपने साथ वाले साथी से, जो आपके साथ प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है, जो आपके साथ सॉफ्टवेयर पे काम कर रहा है, आप उससे पीयर रिव्यू करवा लो, उसको भी दिखा दो, उसको भी अच्छे तरीके से मैच करवा लो। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि जब आप लोग रिव्यू कर रहे होते हो या मैं रिव्यू कर रही हूँ तो कभी कभी मैं वो चीजें नहीं ढूंढ पाऊंगी जो मेरे साथ वाला साथी देख सकता है, ठीक है, साथ वाला साथी जो रिव्यू कर सकता है। तो हम लोग पीयर रिव्यू करवा लें, साथ वाले बंदे से या किसी और टीम मेंबर से हम उसको रिव्यू करवा लें। इंस्पेक्शन क्या चीज़ है कि हम टेस्ट करें, ठीक है। इंस्पेक्शन, ये दोनों चीजें हम एक इनको हम एक टूल कहते हैं, पावरफुल टूल्स हैं, ठीक है, डिफेक्ट को प्रिवेंट करने के। रिव्यू के थ्रू भी हम डिफेक्ट को प्रिवेंट करेंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है जब आप रिव्यू करोगे तो आप लोग देख सकोगे कि आप लोग के एरर आने की कौन कौन सी वजह है, आप लोग रिव्यू कर सकोगे। इंस्पेक्शन में भी आप लोग देख सकोगे कि अच्छा आप लोग की किस किस चीज में डिफेक्ट है या प्रॉब्लम है, ठीक है, आप उधर भी देख सकोगे। तो ये दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है अपने डिफेक्ट्स प्रिवेंशन के अंदर। अगर आपने डिफेक्ट प्रिवेंशन करनी है तो सबसे पहले आप लोगों ने सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट एनालिसिस अच्छी से अच्छी करनी है, ठीक है, ताकि आप डिफेक्ट्स को रोक सकें। दूसरा क्या चीज है कि आप लोग रिव्यू और इंस्पेक्शन करें। रिव्यू तो आप लोगों को समझ आ गई है, अब आप लोगों को इंस्पेक्शन की इतनी कोई खास समझ नहीं आएगी, मैं आप लोगों को इंस्पेक्शन समझा देती हूँ। ये देखें, ये रिक्वायरमेट फेस इंस्पेक्शन ये मैंने अपने यूनिवर्सिटी लेवल के अंदर किया था। ये देखें, सबसे पहले आप लोग 1 2 3 करके इस तरीके से लिखते हैं। उसके बाद आप डोमेन लिखते हो कि आप किस डोमेन के अकॉर्डिंग आप उसको चेक करने जा रहे हो। मैंने अगर पहले डोमेन लिखे इंटेलिजिबिलिटी, इसके अकॉर्डिंग मैं अपनी अब डिस्क्रिप्शन में अपने क्वेश्चंस डालूंगी, ठीक है। देखा, अगर मैंने पहले रिक्वायरमेंट लिखे डू ऑल रिक्वायरमेंट्स हैव ओनली वन एक्सप्लेनेशन, सारी रिक्वायरमेंट्स की एक एक्सप्लेनेशन है। जितने रिक्वायरमेंट्स लिखी गई हैं सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए, जितनी रिक्वायरमेंट्स एक एक्सप्लेनेशन है। यस, मैंने लिखा है यस, ठीक है। और ओरिजिन क्या है, वही रिक्वायरमेंट्स के हम रिक्वायरमेंट्स पे टेस्ट कर रहे हैं अभी। और मार्क्स लिख देंगे कि ऑल रिक्वायरमेंट्स आर क्लियर एंड कंसाइज विद करेक्ट एक्सप्लेनेशन, ठीक है। रिक्वायरमेंट्स बिल्कुल ठीक है और अच्छे से लिखी हुई है, सही। तो इस तरीके से इज द ग्लॉसरी ऑफ वर्ड्स अवेलेबल, जो रिक्वायरमेंट्स के अंदर आपने जो वर्ड्स लिखे हैं, ठीक है, उसमें डिफरेंट डिफरेंट वर्ड्स तो नहीं है, अजीब अजीब से जो बिल्कुल समझ ना और इस तरीके से, तो ऐसा नहीं है ना, तो फिर ग्लॉसरी ऑफ टर्म्स इज नॉट मेंशन, ये रिमार्क्स दे दिए, ठीक है। इस तरीके से आप इंस्पेक्शन कर सकते हो। इस तरीके से आप टेस्टिंग फेज की भी इंस्पेक्शन होती है, आप टेस्ट करते हो, ठीक है, आप टेस्ट कर सकते हो अपने
कोड को, अपने रिक्वायरमेंट्स को। इसी तरीके से आप लोग अपने डिजाइन को भी टेस्ट कर सकते हो। डिजाइन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन लिख के, लाइक इज द डिजाइन सपोर्ट प्रोडक्ट एंड प्रोजेक्ट्स गोल्स, लाइक जो हमने डिजाइन बनाया है वो सपोर्ट कर रहा है जो आपने प्रोडक्ट बनाया या आपके प्रोजेक्ट गोल्स हैं उसके अकॉर्डिंग वो मीट कर रहा है। तो उस तरीके से आप येस नो लिखते हो। रीजन वही डिजाइन है आप लोगों का, और रिमार्क्स आप लोग लिखते हो कि ऐसा ऐसा है तो ऐसा क्यों, ऐसा नहीं है तो ऐसा क्यों नहीं है। ठीक, तो ये होती है असल में इंस्पेक्शन। तो आप लोग इंस्पेक्शन करते हैं। इंस्पेक्शन ये नहीं कि आप लोग सिर्फ कोड पे करते हैं, इंस्पेक्शन भी हमारे डिजाइन फेज पे हो सकती है, टेस्टिंग पे भी हो सकती है, रिक्वायरमेंट पे भी हो सकती है। तो मैं वही चाह रही थी ना कि आप लोग इंस्पेक्शन में कंफ्यूज ना हो, तो मैं चाहती हूँ आप लोगों को दिखा दूंगी साथ में। तो इंस्पेक्शन ये चीज होती है, तो इंस्पेक्शन के थ्रू भी आप लोग अपने डिफेक्ट्स को प्रिवेंट कर सकते हो। आगे चलते हैं, अगला है डिफेक्ट लॉगिंग एंड डॉक्यूमेंटेशन। डिफेक्ट लॉगिंग एंड डॉक्यूमेंटेशन क्या है, ये भी आम अल्फाज में देखेंगे। डिफेक्ट लॉगिंग क्या है? लॉगिंग क्या चीज होती है, जब आप लोगों ने सक्सेसफुली एनालाइज कर लिया ना अपने रिक्वायरमेंट्स को, जब आप लोगों ने सक्सेसफुली एनालाइज कर लिया अपने रिक्वायरमेंट्स को, ठीक है, आपने रिव्यू इंस्पेक्शन भी कर लिया अच्छे से, उसके बाद आप लोग क्या करोगे कि अब आप लोगों का जो आपने एनालिसिस किया उसके बाद आप लोग, और जो रिव्यू किया आप लोगों ने और जो इंस्पेक्शन किया आप लोग, उसका डॉक्यूमेंट एक तैयार कर लोगे, एक डॉक्यूमेंट फॉर्म की तरह बना लोगे। ठीक है, ठीक है, अब उस डॉक्यूमेंट के अंदर, ठीक है, अब आप लोग देखोगे ना कि उसके अंदर आप लोग के पास कंप्लीट डिस्क्रिप्शन होगी कि क्या क्या डिफेक्ट्स हैं और क्या क्या वजह है। लाइक एनालिसिस किया आप लोगों ने, आप लोगों को पता चल गया कौन कौन सी वजह है और क्या क्या डिफेक्ट्स हैं। ठीक है, क्या क्या डिफेक्ट्स हैं आप लोगों की रिक्वायरमेंट एनालिसिस के थ्रू आप लोगों को पता चल जाएगा कि आपने रिक्वायरमेंट्स के अंदर कौन कौन से डिफेक्ट्स हैं। तो आप लोगों ने उसको डॉक्यूमेंट के फॉर्म में लिख लेना है। ठीक है, इसी तरीके से जब आप लोग रिव्यू करोगे, आपने खुद किया तो आप देखोगे कि कोई एरर तो नहीं है, कोई डिफेक्ट तो नहीं है। आपने पीयर रिव्यू करवाया, आप उससे चेक करवाओगे तो वो भी देखेगा। अगर वो होगा तो फिर वो आपको बताएगा कि हाँ जी इसमें ये एरर है, इसमें ये डिफेक्ट है, तो वो आपको बता देगा। आपने वो भी डॉक्यूमेंट के अंदर लिख देना है। इंस्पेक्शन में भी आप लोगों ने लिख देना है कि इंस्पेक्शन के थ्रू आप लोगों ने क्या क्या डिफेक्ट्स डिस्कवर किए। ठीक है, तो आप लोगों ने एक डॉक्यूमेंट तैयार कर लेना है। डिफेक्ट लॉगिंग डॉक्यूमेंटेशन क्या चीज़ है कि आप लोगों ने एक पूरा डॉक्यूमेंट तैयार कर लेना है। ठीक है, सक्सेसफुली एनालाइज करने के बाद और रिव्यू करने के बाद। ठीक है, उसके बाद वो जो रिकॉर्ड होता है एक डॉक्यूमेंट फॉर्म के अंदर जो होता है वो हमें हेल्प करता है कि हम बेटर अंडरस्टैंड करें डिफेक्ट्स को। फिर तो हमारे डॉक्यूमेंट फॉर्म में आ जाएगा ना। फिर ऐसा तो नहीं होगा कि कोई चीज़ इधर है, कोई चीज़ इधर रुल रही है, कोई चीज़ इधर रुल रही है। लाइक एनालिसिस इधर है, एनालाइज कर दिया है रिक्वायरमेंट्स को, डिजाइन को पता नहीं किधर किया और इधर किया, ऐसे नहीं होगा। फिर आप लोग का डॉक्यूमेंट बना होगा तो आप लोग के पास होगा, वो पूरा रिकॉर्ड होगा। ठीक है, उसके बाद क्या करोगे आप लोग उस डिफेक्ट्स के हवाले से, लाइक डिफेक्ट्स किसके अकॉर्डिंग है, रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग है और डिजाइन के अकॉर्डिंग आप लोग उसके उसके हवाले से आप उसकी नॉलेज लोगे, उसके अंडरस्टैंडिंग लोगे, उस डिफेक्ट्स की डिफेक्ट्स आने की वजह क्या है, आप उसके बारे में नॉलेज लोगे, अंडरस्टैंड करोगे इसे। ठीक है, उसके बाद आप लोग कुछ ऐसे मेथड्स लोगे, कुछ ऐसे मैयर्स लोगे, कुछ ऐसे एक्शंस करोगे कि उन डिफेक्ट्स को आप रिजॉल्व कर सको जो आपने डॉक्यूमेंट्स के अंदर डॉक्यूमेंट के अंदर लिखा है, जो आपने डॉक्यूमेंटेशन तैयार की है आफ्टर कंप्लीट एनालिसिस और रिव्यू के बाद। ठीक, तो आप लोगों ने सबसे पहले रिक्वायरमेंट एनालिसिस अच्छी से चेक करनी है, उसके बाद आपने रिव्यू करना है, इंस्पेक्शन करनी है। ठीक है, उसके बाद इसमें जो जो डिफेक्ट्स जो है जो डिस्कवर हो आप लोगों के पास, उसके बाद आप लोगों ने उसको डॉक्यूमेंट के अंदर मेंशन कर देना है ताकि वो आप लोगों के पास एक रिकॉर्ड बन के रहे। ठीक है, तो उसके बाद आपने डिफेक्ट्स लिखे होंगे, क्योंकि उसके बाद तो आप लोगों को आसान है ना, उसके बाद आप लोग डिफेक्ट्स को जब एक जगह लिख दिए, नहीं तो फिर आप लोग भूल जाओगे कि पता नहीं कहाँ से निकाला था वो डिफेक्ट। तो इसलिए डॉक्यूमेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद क्या होता है कि आप लोग रूट कॉज एनालिसिस कर सकते हो। रूट कॉज एनालिसिस ये होता है कि आप लोग उस चीज के तह तक जाओ। लाइक अगर रिक्वायरमेंट्स है ना, रिक्वायरमेंट के अंदर कोई डिफेक्ट आ रहा है तो आप लोग उसकी रूट कॉज में जाओ कि इस रिक्वायरमेंट के आने की वजह क्या है। एक पहले एक खास वजह होती है। ठीक है, लाइक एक मेन वजह होती है। एक मेन वजह इसी के साथ आपको समझाने की कोशिश करूंगी। लाइक अगर देखें, अगर कोई रेस्टोरेंट है, रेस्टोरेंट में अगर खाना अगर आप लोगों को अच्छा नहीं मिल रहा वहाँ पे, तो एक मेन वजह यही हुई ना कि रिक्वायरमेंट, एक मेन वजह यहाँ वहाँ पे ऐसी हुई कि आप लोगों को मैं उसके डायग्राम के थ्रू समझाती हूँ। लाइक यहाँ पे आप लोग एक मेन वजह लिखोगे। ठीक है, कि वो क्या वजह हो सकती है। लाइक अगर खाना नहीं अच्छा मिल रहा तो शेफ की वजह से कि उसने शेफ अच्छा खाना नहीं बना रहा। ठीक है, अब वो उसमें आ जाएगा फिर टूल्स के, इसमें क्या वो टूल्स यूज कर रहा है, वो क्या मेथड्स यूज कर रहा है, उसमें कौन कौन से लोग इन्वॉल्व हैं और क्या क्या इनपुट्स हैं, और भी काफी इसमें कैटेगरीज आ जाती हैं। तो आप लोग उसके रूट कॉज एनालिसिस में जाते हो। लाइक शेफ खाना नहीं अच्छा बना रहा है तो क्या वजह है उसकी, फिर फर्दर आप रूट कॉज में जाओगे। तो रूट कॉज ये यही होती है कि आप लोगों ने पहले एक मेन कॉज को ढूंढना है, एक मेन वजह को ढूंढना है, उसके बाद उसके अंदर फर्दर फर्दर जाने की कोशिश करनी है। उसके अंदर से अंदर रूट कॉज यही होता है कि अपने रूट उसकी जड़ के अंदर जाना है कि उसकी क्या ऐसी चीज है जिसकी वजह से
डिफेक्ट्स आ रहे हैं, ठीक है। उसके इसी जब आप लोग जब उसके रूट कॉज एनालिसिस करोगे ना, तो आप लोग उसके उसके जरिए आप लोग जो डिफेक्ट्स हैं वो जल्दी एनालाइज कर सकोगे। आप लोग जल्दी ढूंढ सकोगे कि कौन सी ऐसी वजह जिनकी वजह से डिफेक्ट्स आ रहे हैं, ठीक है। तो जो डिफेक्ट्स को ढूंढने की एक मेन वजह, एक मेन जो तरीका, एक मेथड है और जो बेस्ट वे है वो रूट कॉज एनालिसिस, क्योंकि रूट कॉज एनालिसिस हमें प्रोवाइड करता है कि हम रूट टू रूट अंदर, रूट से रूट अंदर जा सकते हैं डिफेक्ट्स को ढूंढने में। ऊपर ऊपर से नहीं कि ऊपर से देखा, हाँ भाई ठीक है तो आगे चलो, आगे प्रोसीड करो, नहीं तो छोड़ दो, ऐसा नहीं। रूट कॉज एनालिसिस हम लोगों ने करनी लाजमी है। तो रूट कॉज एनालिसिस का एक और मेथड है वो परीटो एनालिसिस है। परीटो एनालिसिस एक फॉर्मल और सिंपल टेक्निक है, ठीक है। ये एक टूल पे होती है, ठीक है। इसके मुताबिक ये है कि जो हमारे 80% जो प्रॉब्लम होते हैं ना, जो 80% हमारे डिफेक्ट्स होते हैं वो 20% रीजन की वजह से आते हैं। इसके मुताबिक जो परीटो एनालिसिस है ना, वो ये कहती है कि जो आपके 80% प्रॉब्लम होते हैं ना, वो 20% रीजन की वजह से आती है। तो अगर हम लोग उन 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 रीजंस को अगर हम सॉल्व करने की कोशिश कर लें, लाइक अगर ये पता किस तरीके से सॉल्व होता है, ये एक ना एक 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 टूल है, ठीक है। टूल के ऊपर, उस टूल के ऊपर हम स्टैटिक्स बेस्ड एनालिसिस करते हैं, ठीक है। उसके अंदर हम उन 20% रीजंस को ढूंढने की कोशिश करते हैं ताकि हम 80% प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। 20% रीजन जिनकी वजह से वो 80% प्रॉब्लम आ रही है ना, तो हम उन 20% रीजंस को ढूंढने की कोशिश करते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर हम 20% रीजंस को फोकस करके ढूंढ लेंगे, ठीक है, उनको हम सॉल्व कर लेंगे, तो हम वो 80% प्रॉब्लम्स जो है ना, जिनकी उनकी वजह से, जो रीजंस की वजह से प्रॉब्लम आ रहे थे, हम उनको भी सॉल्व कर लेंगे। तो प्रीटो एनालिसिस में क्या करेंगे हम लोग के, प्रीटो एनालिसिस के अंदर हम लोग एक एक टूल के ऊपर हम स्टैटिक्स बेस्ड एनालिसिस करेंगे, जिसके अंदर हम 20% रीजन को ढूंढेंगे, 20% ऐसी वजह देखेंगे, लाइक अगर रिक्वायरमेंट्स में है तो रिक्वायरमेंट्स में से रीजंस देखेंगे 20% जिनकी वजह से 80% प्रॉब्लम आ रही है, ठीक। तो ये फॉर्मल टेक्निक है, ये टूल के ऊपर होती है। तो हम रूट कॉज एनालिसिस इस तरीके से भी कर सकते हैं कि हम लोग एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर बनाएं, ऐसे ऐसे जो मैंने आप लोगों को दिखाया है, ऐसा हम स्ट्रक्चर बनाएं, या फिर हम ऐसे परीटो एनालिसिस ये है कि एक टूल के ऊपर होता है, आप लोग स्टेटिशियल एक मैप सब करते हो, उसके मुताबिक आप लोग चेक करते हो, ठीक है। इसमें आप 20% रीजन जो है ना वो डिस्कवर करने की कोशिश करते हो, ताकि जो 80% प्रॉब्लम्स हैं वो आप लोगों के जो अराइज हुए हैं वो आप लोग ढूंढ सको आसानी से। और रूट कॉज एनालिसिस का एक और तरीका है वो फिशबोन एनालिसिस है, ठीक है। फिशबोन एनालिसिस ये है कि इस फिशबोन एनालिसिस को ना हम लोग इशिकावा, मतलब ये इशिकावा एनालिसिस भी कहते हैं, ठीक है। ये ऐसे ही होता है कि हम रूट मेन कॉज ढूंढते हैं, ठीक है। रूट कॉज एनालिसिस होती है कि अपने रूट में जाना होता है। तो रूट कॉज एनालिसिस के ढूंढने के दो तरीके हैं। एक ये तरीका है परीटो एनालिसिस के, परीटो के हम उस 20% रीजंस को ढूंढें ताकि जिनकी वजह से 80% प्रॉब्लम आ रहे हैं, या फिर हम लोग फिश बोन एनालिसिस करते हैं ऐसे कि एक रूट कॉज हम ढूंढते हैं, ठीक है। उसके बाद हम उसके अंदर फर्दर रूट्स को ढूंढते हैं कि फर्दर उसमें कौन कौन से ऐसे ऐसी चीजें जो हमें कॉज कर रही हैं उस मेन वजह की, इस मेन वजह को के अंदर डिफेक्ट आने की। तो हम उनको अंदर फर्दर ढूंढते हैं, ठीक है, उसको फर्दर मैप आउट करते हैं। और एक परीटो एनालिसिस होता है कि हम टूल के ऊपर ये सब कुछ करते हैं। ये हम बाय हैंड भी कर सकते हैं, या हम ये एक चार्ट बना के भी कर सकते हैं, और ये हम लोग एक टूल के ऊपर फॉर्मल टेक्निक है ये, ठीक है। तो रूट कॉज एनालिसिस ये यही होता है ना कि हमें रूट के अंदर जाना है, तो रूट को ढूंढना होता है, ठीक है। तो इसकी यही दो चीजें थी कि परीटो एनालिसिस हम कर लें या फिश बोन एनालिसिस कर लें। तो दोनों बहुत आसान है, दोनों किस लिए यूज होते हैं कि हम लोग जो है डिफेक्ट्स को ढूंढ सकें, ठीक है। हम लोग अब जाहिर सी बात है, जब हम फिश बोन एनालिसिस करते हैं, जब हम रूट के अंदर रूट से रूट में जाते हैं, तो ऐसा नहीं होता कि हम लोग ऐसे ही चले जाएं। हम लोग जाहिर सी बात है ब्रेन स्टॉर्मिंग करनी पड़ती है, हमें हमें सोचना पड़ता है कि अच्छा ऐसी कौन सी वजह जिसकी वजह से ये मेन वजह आई है, ऐसी कौन सी वजह जिसकी वजह से मेन प्रॉब्लम कॉज हुई है। तो हम उसके अंदर अंदर जाने की कोशिश करते हैं, वो ब्रेन स्टॉर्मिंग होती है। तो ब्रेनस्टॉर्मिंग की वजह से फिर हम लोग बेहतर से बेहतर हम लोग डिफेक्ट प्रिवेंशन कर सकते हैं, हम डिफेक्ट्स को आने के रोक सकते हैं। तो डिफेक्ट को आने के रोकने की जो मेथड्स टेक्निक्स थे वो यही थे कि हम रिक्वायरमेंट एनालिसिस कर लें, रिक्वायरमेंट एनालिसिस डिजाइन दोनों पे कर लें, रिव्यू इंस्पेक्शन कर लें, ठीक है, और डिफेक्ट लॉगिंग डॉक्यूमेंटेशन कर लें, और रूट कॉज एनालिसिस कर लें, जिसके अंदर दो थे, एक फिशबोन थी, ठीक है, और एक परीटो एनालिसिस थी। तो यही चारों मेथड्स हैं, टेक्निक्स हैं डिफेक्ट्स को प्रिवेंशन करने की, डिफेक्ट्स प्रिवेंट करने की, ठीक है, एरर्स को रोकने की, ठीक है। क्योंकि हम एरर्स को रोकेंगे तो फिर हम आगे फर्दर अपने जो हमारा प्रोजेक्ट है या हम जो डेवलप कर रहे हैं उसको अच्छे से अच्छा बना सकेंगे। तो डिफेक्ट प्रिवेंशन की मेथड टेक्निक थी, और इससे पहले दो वीडियोस हैं डिफेक्ट प्रिवेंशन की ही। तो उसके अंदर पहली वीडियो में तो बेसिक कंसेप्ट है डिफेक्ट प्रिवेंशन का, और दूसरी वीडियो में भी कुछ एक्टिविटीज हैं जिसके थ्रू हम डिफेक्ट प्रिवेंशन कर सकते हैं। तो आई होप सो कि आप लोगों को आज कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा, और इस वीडियो को देखने से पहले वही रिक्वेस्ट का आप लोग पहले वो वाली दो वीडियोस देख लें, वो कंसेप्ट समझ में आ जाए, डिफेक्ट प्रिवेंशन का समझ में आ जाए, तो फिर आप लोग ये वीडियो देखें, क्योंकि इसमें मेथड्स एंड टेक्निक्स हैं। तो जब तक आप
एक जो इनिशियल स्टार्ट जो आप लोग समझने वाला हो वो आपने नहीं समझा होगा तो आप लोग ये समझ नहीं आएगी आप लोगों को। तो ये मेरी तरफ से जो आज का कॉन्सेप्ट था वो इतना सही था। आई होप सो कि आप लोगों को मज़ा आया होगा सुन के, ठीक है? और क्योंकि मज़े का था, कोई मुश्किल था नहीं इसमें कुछ भी। मेथड्स टेक्निक्स में बहुत मज़े किए हैं, जब आप लोग करोगे ना, आप लोगों ने साथ करनी है ये ताकि आप लोगों को मज़ा आए करते हुए। ये बहुत मज़े की टेक्निक्स हैं सारी मेथड्स एंड टेक्निक्स। तो आई होप सो आप लोगों को समझ आ गई होगी। आप लोगों को इसके कॉन्सेप्ट्स में कोई भी क्वेश्चन हुआ तो आप लोग मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आप लोगों का आंसर करूँगी। और अपने नोट्स बनाने हैं। आप लोगों ने 3 वीडियोज़ हो गई हैं डिफेक्ट प्रिवेंशन की, तो इन तीनों की वीडियोज़ के अगर नोट्स हों तो वो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है? तो अपना बहुत ढेर सारा ख़्याल रखें। और वही आखिर में रिक्वेस्ट कि लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना आप लोगों ने नहीं भूलना। और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें और अपना बहुत ढेर सारा ख़्याल रखें। और इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम दोबारा किसी और कॉन्सेप्ट के साथ दोबारा बहुत जल्द हाज़िर होंगी। एंड टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।